ओके, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन देखा था, रिवाइज कर चुके हो। देखो, इसको स्टेटमेंट में पहले लिख लेते हैं। यू विल फाइंड आउट दिस इज एज सेम एज अरिथमेटिक मीन। लेट स्मॉल a and small b are two given numbers and n terms g1, g2, g3 up to gn are inserted between small a and small b such that a comma g1 comma g2 comma g3 up to gn comma b forms a geometric progression. Then terms g1, g2, g3 up to gn are called geometric means between A and B. पहले स्टेटमेंट लिख लो, अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली है क्या। अरिथमेटिक मीन को हमने जैसे रीड किया था वैसे ही इस ज्योमेट्रिक मीन को करना है। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ये दो टर्म्स दिए हुए हैं, इनके बीच में हमने एन टर्म्स इन्वॉल्व कर दिए, इंसर्ट कर दिए सच दैट G1 से लेकर Gn तक वो n टर्म्स है। सच दैट A, G1, G2, G3 ये अप टू Gn कॉमा B ये क्या बनाएगा, अब एक GP बनाएगा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। और जैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर ये बन रहा है तो हम क्या बोलते हैं, पहला टर्म और आखिरी टर्म छोड़ के जो हमने n टर्म्स इन्वॉल्व किए थे, दीज आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन्स। Insertion of single geometric mean. हम एक नंबर से शुरू करते हैं, एक ही ज्योमेट्रिक मीन इन्वॉल्व करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक ही ज्योमेट्रिक मीन अगर इन्वॉल्व करूंगा तो हम कैपिटल जी पकड़ के चलते हैं, ए और बी गिवन है। तो अगर ए जी एंड बी ये क्या बनेगा, एक हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा। तो लेट ए कॉमा जी कॉमा बी इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर अपना रूल क्या है, इफ थ्री टर्म्स आर इन जीपी देन मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। हम क्या जानते हैं भाई, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या फिर हम बोल सकते हैं जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। Insertion of n geometric means.
अब देखो एन ज्योमेट्रिक मीन्स अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम अज्यूम करके ही चलते हैं जो अपना गिवन जीपी बना चुका रहेगा। तो लेट ए कॉमा G1 कॉमा G2 F2 जाएगा Gn कॉमा B इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब एपी के लिए जैसे हमें फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी चाहिए, जीपी के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर बराबर है। तो भाई हमें फर्स्ट टर्म तो पता है, हमें अब किसकी जरूरत है, कॉमन रेशियो आर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस करो, ये मेरा फर्स्ट, ये पहला ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, ये एंड ज्योमेट्रिक मीन, मतलब G1 से लेकर Gn तक टोटल n टर्म्स हो गए, ए और बी दो टर्म्स, तो n+2 टर्म्स हो गए इस केस में। तो हम ऐसा बोल सकते हो ये एक ऐसा जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड n+2th टर्म बी है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो देखो G1 इज इक्वल टू रहेगा ए आर, G2 इज इक्वल टू रहेगा ए आर स्क्वायर, G3 रहेगा ए आर क्यूब। तो सिमिलरली Gn क्या रहेगा, ए आर टू द पावर n, Gn के बाद कौन है, b है, तो b क्या रहेगा, a इंटू आर का पावर n+1। तो अपन इसको यूज करेंगे फॉर गेटिंग r। तो देखो अब b इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n+1, हमें r चाहिए, तो देखो ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो देखो r का पावर n+1 इज इक्वल टू b अपॉन a। अब इधर पावर n+1 है, उधर जाएगा पावर, तो रेसिप्रोकल होता है, पावर रेसिप्रोकल होता है, इधर का स्क्वायर मतलब 2, उधर का स्क्वायर रूट 1/2। तो इधर अगर पावर n+1 है वो उधर जाएगा तो 1 अपॉन n+1 बन जाएगा। तो देखो r का वैल्यू बन जाता है b/a का पावर 1/n+1। और जैसे अपने को r मिल गया, अपन G1 से लेकर Gn तक सारे के सारे टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स व्हाट डू वी नीड, वी नीड r। उधर d चाहिए था, इधर अपने को r चाहिए। फाइंड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फॉर, पहला नंबर 4 and 9। इसलिए ज्योमेट्रिक मीन निकालो। अब देखो सिंगल नंबर के लिए कैसे निकालना है हम जानते हैं, g इज इक्वल टू रूट ओवर ए भी रहेगा। तो मतलब अगर मेरा 4 को मैं a अज्यूम करके चलता हूँ और 9 को मैं b अज्यूम करके चलूंगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो सब्जेक्टिवली, करना बहुत इजी है, तो भाई लेट, अब देखो सब्जेक्टिव में कैसे खेलना पड़ता है, लेट कैपिटल G इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ऐसे शुरू करना पड़ता है सब्जेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या रहेगा, तो देयरफॉर 4, G, 9 is a geometric progression. Therefore, G square is equal to 4 into 9, that is 36। तो भाई G क्या आएगा हमारा, 6 आ जाएगा। सेकंड वाला -8 एंड -2, ये दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकाला। क्या आएगा, क्या आएगा, 4 या -4,
इस तरीके से रहेगा, -8 इंटू -2 +16, और g इज इक्वल टू क्या मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 60। बट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो बाय द रूल हम क्या बोल सकते हैं, इसको +-4 वो बोल सकते हैं। बट दोनों में से सिर्फ एक ही नंबर रहेगा, दो ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं हो सकते। लाइक हमें सिंगल ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो भाई सिंगल दो कैसे हो सकते हैं, सिंगल एक ही होना चाहिए, बराबर है। तो फिर कौन सा लेंगे, +4 या -4? वहीं पर आप गलत हो, यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, -4। अगर ज्योमेट्रिक मीन अगर मुझे इन्वॉल्व करना है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन अगर लेना है, अगर मेरे ए एंड बी दोनों नंबर से अगर पॉजिटिव है, तो भाई उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव ही रहेगा। बट अगर मैं जिन दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन ले रहा हूँ, अगर वो नंबर्स निगेटिव साइन के साथ है, तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन भी निगेटिव साइन के साथ ही है। ये क्लियर है, ये क्लियर। मल्टीपल वाला करता है, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 576 and 9। यस, नहीं होता, पूछते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। देख, एक माइनस और एक प्लस रहेगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है ही नहीं। एक्चुअली रियल नंबर तो है ही नहीं, ठीक है, और सीक्वेंशियल सीरीज रियल नंबर्स पे ही होता है। ओके, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 576 एंड 9। अब देखो यहाँ पर ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, और ये अपना क्या है, एन है। हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चाहिए, फॉर एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स और एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स वी ऑलवेज नीड कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। पहला टर्म तो ऑलरेडी पता है, कॉमन रेशियो वाला अपना सीधा फॉर्मूला गिवन है, r is equal to what, b by a to the power 1 by n plus 1। तो ये बन जाता है मेरा 9 by 576 का पावर 1 by 6। बेसिकली ये हो गया, 9 से डिवाइड होता है बाय द वे, कर दो सीधा। 9 6 64, बचे 3, 9 4 36, ये हो गया, ठीक है। बट मैं क्या 1/64 को 1/2 का पावर 6 बोल सकता हूँ, ये सीधा प्रोडक्ट होगा पावर्स का, 6 इंटू 1/6 1 आता है। तो देखो हमें r का वैल्यू क्या मिल जाता है, r इज इक्वल टू 1/2। अब जैसे r इज इक्वल टू 1/2 मिल गया, हम क्या जानते हैं, अपने को 5 चाहिए ना, तो लेट जैसे G1 G2 G3 G4 एंड G5 रहेंगे। तो इनके पहले कौन था, 576 थे, इसके बाद में कौन है, 9 है, r इज 1/2, तो सीधा मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 576 इंटू 1/2 288 इंटू 1/2 144 इंटू 1/2 72 इंटू 1/2 36 इंटू 1/2 18 इंटू 1/2 9। हाँ भाई, मतलब हमारा सही आया। क्रॉस चेक कैसे करेंगे,
इसे एक सिमिलर दिया तो ट्राई कर सकते हो। इंसर्ट 6 geometric means between 27 and 1/81। ए पता है, बी पता है, एन पता है, क्या निकालना है? आर निकालना है। मिल गया जी आर का वैल्यू। एटी वन इज 3 to the power 4, 27 इज 3 to the power 3, तो लिटरली क्या बन जाता है? 1/3 to the power 7 का पावर 1/7। तो देखो आर का वैल्यू बेसिकली क्या मिलता है? कैलकुलेशन कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? ये 1/81 मतलब लिटरली बन गया 1/81 इंटू 27 का पावर 1/7। 81 इज नथिंग बट 3 to the power 4, 27 इज नथिंग बट 3 to the power 3। तो जब ये ऐसा रहेगा प्रोडक्ट सेम बेस के साथ तो पावर्स का क्या होता है? एडिशन होता है। तो इसलिए बन गया 3 to the power 4 plus 3, दैट इज 3 to the power 7। ठीक है, देखो r इज इक्वल टू 1/3 मिल गया, तो अपना पहला टर्म क्या है? 27। अपने को G1, G2, G3, G4, G5, G6 चाहिए, और एंड में क्या है अपना 1/81। 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करना है। 27/3, 9/3, 3/3, 1, ये 1/3, ये 1/9, 1/27, 1/81 बराबर है अपना। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब देखो हमने AM निकाला, हमने GM निकाला, और दोनों निकालते टाइम हमारे पास क्या था? A एंड B था। A एंड B अगर था तो हमने इनके बीच का AM भी निकाला, इनके बीच का हमने GM भी निकाला। ये क्लियर है? अब लेट्स जस्ट से अगर A एंड B गिवन है, इनके बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन इज A एंड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इज G, तो भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन? हम अब वो वाला पार्ट देखेंगे। समझ में आ रहा है? अब तक हम A एंड B का अलग से अरिथमेटिक मीन निकाले, अलग से ज्योमेट्रिक मीन निकाले, बट अगर इन दोनों का अगर सेम एट अ टाइम साइमल्टेनियसली अगर A एंड G एज अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन अगर हम निकाल रहे हैं, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स व्हेन दीज टू टर्म्स आर गिवन, या फिर दीज टू टर्म्स आर गिवन एंड आपको फाइंड आउट करना है ये दो टर्म्स, तो कैसे कर? वो वाला पार्ट देखेंगे।
observations on arithmetic mean and geometric mean of A and B. तो देखो भाई, आगे जाने से पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेता हूँ। जैसे कि लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल जी आर अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस अपना रूल क्या बन गया है जी? स्मॉल ए का सॉरी कैपिटल ए का वैल्यू क्या रहेगा? ए प्लस बी बाय 2 रहेगा। और हमारा कैपिटल जी का वैल्यू क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी रहेगा। ये क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस अपना ए प्लस बी क्या बन जाएगा? 2a एंड ए इंटू बी क्या बन जाता है? जी स्क्वायर। तो आपको बस ये वाला पार्ट याद रखना है। इसके बाद हम सीधा ऑब्जर्वेशंस लिखने के लिए जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, arithmetic mean is always greater than geometric mean. Arithmetic mean is always greater than geometric. अगर a एंड b ऐसे दो टर्म्स गिवन है, उन दोनों का साइमल्टेनियसली मैंने अरिथमेटिक मीन भी निकाला और ज्योमेट्रिक मीन भी निकाला, तो अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन क्या है? a हमेशा बड़ा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू g। इसको एग्जांपल के ऊपर देखते हैं। लेट्स जस्ट से हमने 1 and 9 ये दो नंबर्स ले, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी। अब इनके लिए कैपिटल ए और कैपिटल जी फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। करो जल्दी क्विकली। ए क्या आएगा? ए प्लस बी बाई 2 मतलब 1 प्लस 9 बाई 2 10 बाई 2 दैट इज 5। जी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर रूट ऑफ 9। ए और जी के बीच में रिलेशन क्या है? ए इज ग्रेटर देन जी। ए इज ग्रेटर देन जी। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? फिर अपन ने अभी जो एग्जांपल लिया था 4 and 9 वही देख लो। 4 and 9 के लिए जी क्या था? 6 था। ए क्या है वो देखो, 9 प्लस 4 बाई 2 9 प्लस 4 13 13 बाई 2 मतलब 6.5। इसमें भी देखो भले पॉइंट से ही सही, बट अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही रहेगा। ये क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, if A and G are arithmetic mean and geometric mean of small a and small b, then quadratic equation with small a and small b as its roots is given by x square minus 2ax plus g square is equal to 0.
अब देखो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक के टर्म में सोचना पड़ेगा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स गिवन रहेंगे, क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? अल्फा एंड बीटा अगर गिवन रहेंगे तो हम क्या जानते हैं, अगर अल्फा एंड बीटा अगर गिवन है तो हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें अब क्या कौन से रूट चाहिए? ए एंड बी रूट्स चाहिए। तो भाई इसके हिसाब से हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। अपना ए प्लस बी क्या है? 2a। ए इंटू बी क्या है? जी स्क्वायर। तो अपन ने बस बेसिकली वही डाला। ए प्लस बी की जगह पर हमने क्या लिखा? 2a, और ए इंटू बी की जगह पर क्या लिखा हमने? जी स्क्वायर। अपना ये इक्वेशन रहेगा। वैसे ये समझ में आया? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमें जो रूट्स मिलेंगे वो क्या रहेंगे? ए एंड बी रहेंगे। ये क्लियर है? और इसी को अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे, इसी को अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाते हैं तो हमें ए एंड बी कैसे निकालना है वो पता चल जाता है। दैट इज आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन। फॉर ए एंड कैपिटल जी एज arithmetic mean and geometric mean for A and B. Small a comma b is given by a plus minus root over a square minus g square. ए प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब देखो पहले रूल के हिसाब से ए तो हमेशा जी से बड़ा है, इसलिए ए स्क्वायर भी हमेशा जी स्क्वायर से बड़ा ही रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कभी भी निगेटिव आने वाला रहेगा क्या? नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये क्लियर है एवरीवन? ठीक है। ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है अगेन इसी को अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करने के बाद हमें वही मिलता है। ये क्लियर है? अब चेकआउट करते हुए ये ऑब्जर्वेशन बराबर है कि नहीं। कैपिटल ए इज गिवन बाय 34 एंड कैपिटल जी इज गिवन एज 16। और आपको क्या पूछा है भाई? ए एंड बी क्या है? बेसिकली ये पूछा है। ये क्लियर है? आप सीधा यहां से भी शुरू कर सकते हो। कैपिटल ए इज जो भी गिवन है, कैपिटल ए इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी बाई 2 एंड कैपिटल जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। सीधा वहां से शुरू आप कर सकते हो इफ यू वांट, या फिर सीधा आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 34, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 68। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू व्हाट? 16 मिलता है। तो इसको मैं a इंटू बी इज इक्वल टू 256 बोल सकता हूँ। मैं इधर a को b के टर्म में लिखूंगा या फिर b को a के टर्म में लिखूंगा। लेट जैसे मैंने लिखा भाई b इज इक्वल टू 256 बाय a, इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। तो a प्लस 256 बाय a इज इक्वल टू 68। a से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर माइनस 68a प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब 256 के ऐसे फैक्टर्स जिसका ये आ गए, ये आ जाए। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब दोनों के दोनों टर्म्स सेम साइन के रहेंगे। और ये निगेटिव है तो 64 इंटू 4
64 इंटू 4, देखो हमें क्या मिलता है, देखो a माइनस 64 a माइनस 4a प्लस 256, हमें मिलता है a इज इक्वल टू 64 या फिर a इज इक्वल टू 4, दोनों में से कुछ भी ले लो। ये क्लियर है। अब जैसे कि अगर a इज इक्वल टू 64 डाला तो भाई b इज इक्वल टू 4 मिलता है, और a इज इक्वल टू 4 डाला तो b इज इक्वल टू 64 मिलेगा। बेसिकली कुछ नहीं, a और b का बस लोकेशन चेंज होगा। ये क्लियर है। देखो हमें टर्म्स भी मिल गए, यही वो टर्म्स रहेंगे 4 एंड 64, यही दो टर्म्स रहेंगे। तो हमने सब्जेक्टिवली सॉल्व किया तो भाई हमें a एंड b का वैल्यू क्या मिला, 4 एंड 64। ये क्लियर है। सब्जेक्टिवली गए तब, अब सीधा ये ऑब्जर्वेशन अप्लाई करने से आ जाता है कि नहीं वो चेकआउट करते हैं। भाई a 34 दिया है, g 16 दिया है, सीधा यहाँ पर जाओ। ये बोल रहे a कॉमा b इज इक्वल टू a प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। करो क्विकली। अब देखो इसको सिंपली एंड क्विकली अगर सॉल्व करना है, ये 34 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर करते हैं, मत बैठो। ये ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है ना, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो क्विक कैलकुलेशन कैसे करना है, 34 यहाँ पर प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ऐसा कर दो, छोटे नंबर्स मिलेंगे। ए प्लस जी 34 प्लस 16 50 एंड 34 माइनस 16 18, बराबर है। एंड 18 इंटू दिस 900, एंड 900 किसका स्क्वायर है, 30 का। अब देखो दो नंबर्स क्या मिलता है, 34 प्लस माइनस 30, प्लस 30 करो 64 मिलेगा, माइनस 30 करो 4 मिलेगा। ये क्लियर है। तो ज्योमेट्रिक मीन अपना इधर ही खत्म हो गया, जीपी यहाँ पर ही एंड हो जाता है। तो आज के टॉपिक के ऊपर कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है। Insert 5 geometric means between 16 and 1/4. Insert 5 geometric means between 32/9 and 81/2. Find two numbers whose difference is 12 and whose arithmetic mean exceeds geometric mean by 2.
find two numbers whose arithmetic mean is 25 and geometric mean is 20. चार ही क्वेश्चन है, इजी है। और आपको होमवर्क में ऐसा कोई टाइपोलॉजी दे नहीं रहा हूं जो हमने क्लास में ट्राई नहीं की है। So whenever you feel like yeah, I'm stuck at a question, तो प्लीज एक बार क्लास के नोट्स देख लिया करो। ये क्लियर है? यहाँ पर हमारा एपी और जीपी खत्म हो गया। दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करो, इनके ऊपर ही खोद के डिटेल में कुरेद के क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाला टॉपिक है वो कौन है, एपी एंड जीपी ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट वाले प्रोग्रेशन को देखेंगे, एचपी बहुत इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि भाई एचपी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज करते हैं एपी को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक प्रॉपर्टी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर देखा था, अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही मिलता है। ये बराबर है? ओके, ये प्रॉपर्टी हमारा एपी के लिए नहीं था। रीजन क्या है? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एपी एंड एचपी। समर्थ, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एपी एंड एचपी। अगर मैं कोई भी गिवन एपी रहेगा, उन सारे एपी के टर्म्स को अगर शीर्षासन करवाऊंगा, उन सारे टर्म्स को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो एपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एचपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बात बताओ, कोई ऐसा प्रोग्रेशन है जिसको सिर्फ इनवर्स रेसिप्रोकल करने की वजह से अगर वो एपी में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको अलग से कुछ स्टडी करेंगे क्या? नहीं। हम क्या करेंगे, हम सैंडविच वाला थ्योरी अप्लाई करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे, सबसे पहले एचपी को कन्वर्ट कर देंगे एपी के अंदर। अब भाई एपी के अंदर कुछ भी पूछ लो, हमें सब आता है एपी का, बराबर है। एपी के अंदर लेकर जाकर सब सॉल्व करेंगे, और जो पहला स्टेप किया था एचपी को रेसिप्रोकल करके एपी में, एपी के अंदर पूरा का पूरा कैलकुलेशन, एंड वापस से रेसिप्रोकल करके उसको एचपी में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्लियर है एवरीवन? फंडा क्या समझ में आ गया? एचपी को सारे के सारे कैलकुलेशंस हम एपी में ही करेंगे, बस दो स्टेप्स है, सबसे पहले लगेगा और सबसे आखिरी लगेगा, दैट इज रेसिप्रोकल करना। एचपी को रेसिप्रोकल करके एपी में कन्वर्ट करो, एपी के हिसाब से कैलकुलेशन करो, एपी का कैलकुलेशन हो जाने के बाद एट द एंड वापस से रेसिप्रोकल कर दो, एचपी के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये फंडा समझ में आ गया? सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो, हो गए? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो पहले दो क्वेश्चन में तो भाई जीएम इन्वॉल्व करने, इंसर्ट करना है। नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको, ए या फिर जी या फिर ए एंड बी के बीच का रिलेशन दिया, आपको ए एंड बी फाइंड आउट करना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखो, हमने जो अंडरस्टैंडिंग बनाया ना उसके हिसाब से सीधा स्टेटमेंट लिख लेता है। A sequence A1, A2, A3 up
to an is said to be in harmonic progression. A sequence A1, A2, A3 up to AN is said to be in harmonic progression if sequence 1 by A1, comma 1 by A2, comma 1 by A3 up to 1 by AN is in arithmetic progression. हम किसी भी सीक्वेंस को HP कब बोलेंगे? जब उसी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? एक AP रहेगा, हम तब भी उसको HP बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ये क्लियर है? तो अगर मेरा 1, 4, 7, 10 ये अगर एक AP अगर शो करता है, इन्हीं का रेसिप्रोकल आप करेंगे, मतलब 1, 1/4, 1/7, 1/10 ये क्या शो करेगा? एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन शो करेगा। तो कोई भी सीक्वेंस अगर बोला रहेगा, एक सीक्वेंस दिया, फाइंड आउट वेदर गिवन सीक्वेंस इज AP, GP और HP। कॉमन डिफरेंस देख रहे हो, AP नहीं लग रहा है, रेशियो ले रहे हो, GP भी नहीं लग रहा है, HP कैसे चेकआउट करेंगे? रेसिप्रोकल करके AP है कि नहीं वो चेकआउट। समझ में आ गया? जैसे कि मतलब जैसे आपको ये नहीं गिवन, आपको बोला कि भाई ये HP है और ये स्टेटमेंट बराबरी की गलत है, ये पूछा है, कैसे पता चलेगा? हम सीधा इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1, 4 का दे 7, 10। क्या ये AP लग रहा है? अगर लग रहा है तो ये प्रीवियस वाला HP था, अगर नहीं है तो ये नहीं रहेगा। ये क्लियर है? ओके। जनरल टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब देखो, हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे ही नहीं कि भाई हमारे पास HP गिवन है, हम जनरल टर्म ऑफ AP ले लेंगे और सीधा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब जैसे कि let 1/A is first term of harmonic progression। और अगर 1/A अगर फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है और रेसिप्रोकल करने के बाद 1/A का क्या हो जाएगा? A। और HP को रेसिप्रोकल करने के बाद वो क्या बन जाता है? AP। हम क्या बोल सकते हैं? Therefore A is first term of AP। और AP का अगर फर्स्ट टर्म A है तो अपन कॉमन डिफरेंस D अज्यूम करके चलेंगे और D के हिसाब से सीधा अपन जनरल टर्म ऑफ AP निकालेंगे। Therefore AN is equal to A plus N minus 1 into D is nth term of AP। और अगर nth टर्म ऑफ AP ये रहेगा तो nth टर्म ऑफ HP क्या रहेगा? इसी का रेसिप्रोकल। मतलब हम क्या बोलेंगे? 1/AN that is nth term of harmonic progression is given by 1 upon A plus N minus 1 times of D।
फाइंड 10th टर्म ऑफ 1, 1/4, 1/7, 1/10। हमें इसका पूछ रहा है, ये HP गिवन है। तो देखो ऑलरेडी HP गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले AP में कन्वर्ट करेंगे। AP में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपने को फर्स्ट टर्म ऑफ AP चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म ऑफ HP से कोई भी लेना देना है ही नहीं। HP में हम कुछ कर ही नहीं रहे, रेसिप्रोकल AP में लेकर आओ, AP में सब कुछ करेंगे, बाद में वापस HP में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई ये अगर HP अगर गिवन है तो भाई 1, 4, 7, 10 ये क्या शो करेगा, एक AP शो करेगा। दिस इज एन AP विथ फर्स्ट टर्म एज 1 एंड कॉमन डिफरेंस एज 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या मैं nth टर्म ऑफ AP नहीं निकाल सकता? nth टर्म ऑफ AP क्या रहेगा जी मेरा, 1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 3, बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा 10th टर्म देखो क्या रहेगा, 28। 10-1 9, 9 into 3 27, 27 plus 1 28। मेरा 10th टर्म ऑफ AP इज 28। तो भाई 10th टर्म ऑफ HP क्या रहेगा, 1/28, 1/28। तो भाई 10th टर्म इसका क्या रहेगा, 1/20। समझ में आ गया? ऐसा एक और क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड 8th and 12th term of 1/6, 3/16, 3/14, 1/4। इसके जैसे ही है। ऑल्सो फाइंड nth टर्म। तो हम क्या करते हैं, सीधा इसका nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, फिर n की जगह 8 डालेंगे तो 8th मिलेगा, n की जगह 12 डालेंगे तो 12th मिल जाएगा। तो अपन सीधा इसका nth टर्म बनाते हैं। बट मोस्ट ऑफ ऑल ये HP में है, HP में हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते, हम उसको AP में लेकर आते हैं। तो आपका ये 1/6, 3/16, 3/14, 1/4 is a given harmonic progression. Therefore 6, 16/3, 14/3, 4 is a given arithmetic progression। अब इसमें देखते से सूझ नहीं रहा है कुछ भी। क्यों नहीं सूझ रहा है पता है, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। तो भाई डिनोमिनेटर सेम कर दो, आपको पैटर्न तभी दिखाई देगा। 3 कर दोगे तो देखो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाएगा, बेस 3 कर दिया तो अब दिख रहा है ये AP 2/3 से हर एक नंबर कम हो रहा है, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर अपना फर्स्ट टर्म इज 18/3, कॉमन डिफरेंस इज 2/3। तो क्या मैं अब इसका nth टर्म निकाल सकता हूँ? तो AN दैट इज nth टर्म ऑफ AP, ये क्या बन जाएगा जी मेरा, A प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D, दैट इज 18/3 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 2/3। ये बन जाएगा मेरा nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। It becomes 2n/3 and minus 2/3, 18 minus 2/3, 16/3 प्लस 2n/3। अपन सीधा बोल सकते हैं 16 प्लस 2n
बाय 3। दिस इज nth टर्म ऑफ AP। अगर ये nth टर्म ऑफ AP है तो nth टर्म ऑफ HP क्या रहेगा, इसी का रेसिप्रोकल। तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज nth टर्म ऑफ AP। हमें nth टर्म ऑफ HP चाहिए, तो अपना nth टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगा, 1/an बन जाएगा, दैट इज 3/16 प्लस 2n। वेट, अपना कॉमन डिफरेंस निगेटिव है ना, दिस इज अवर nth टर्म ऑफ HP। अब देखो nth टर्म ऑफ HP मिल गया आपको, 8th पूछा है, 12th बोला है या 20th बोला है, डजेंट मैटर, सीधा वैल्यू डाल देंगे। एट्थ टर्म ऑफ HP देखो क्या मिल जाएगा, एट्थ टर्म, एट्थ टर्म मिलता है क्या इसका, इसका एट्थ टर्म मिलता है क्या, n इज इक्वल टू 8 डालो, 3/16 माइनस 16 दैट इज 3/0। एक्चुअली एट्थ टर्म इसका एग्जिस्ट नहीं करता, एट्थ टर्म इसका एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसका कौन सा टर्म निकाल सकते हैं, सिर्फ 12th टर्म निकाल सकते हैं। 12th टर्म, 12 2 जा 24 माइनस 3/8, यहाँ पर हमें एक बात तो पता चल गई, अपना AP में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर AP में जीरो रहा तो भाई उसका HP में कन्वर्जन नहीं होता, जीरो का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता ना, दैट्स यस। क्या, हाँ हाँ ओके, ये 18/3 इज नथिंग बट 6, करने की कोई जरूरत नहीं है, 6 से भी काम हो जाता है, मैं तो बस देखते से ही लगना चाहिए कि AP है, उसके लिए उस 6 को 18/3 लिखा, समझ में आ रहा है, ये है तो 6 ही है, 18/3 लिखने से उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, बट 18/3 क्यों लिखा है, क्योंकि वही मैं सबका डिनोमिनेटर सेम देखना चाहता था। अगर डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर करेंगे, ये समझ में आ रहा है। अब 6 डाल के भी कैलकुलेशन करोगे तो भी वही आता है, आपको 3 से तो करना ही पड़ेगा। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ट्राई करके देखो। The 8th and 14th term of harmonic progression are 1/2 and 1/3, respectively. So find 20th term and general term। आपको क्या फाइंड आउट करना है, A20 एंड AN फाइंड आउट करना है।
Three numbers form harmonic progression. Their sum is 11 and sum of their reciprocals is 1. Find those numbers. If 15th term of HP is 20 and 20th term is 15, find 30th term. ओके, पहले वाले होमवर्क के 4 क्वेश्चन, ये वाले 3, 7 है, इजीली हो जाएंगे। कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सी देयर इज नो समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एचपी, देयर इज नो प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी। क्यों? क्योंकि भाई एचपी में अपन कैलकुलेशंस कर ही नहीं रहे, अपन पूरे के पूरे एचपी को किस में लेकर आते हैं, एपी में करते हैं, इसलिए देयर इज नो प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी। ठीक है, हम सीधा हार्मोनिक मीन के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ये क्लियर है? एंड एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या रहता है वो भी देखेंगे। ठीक है, एनडीए में अब तक पूछा नहीं गया है, बट स्टेट बोर्ड में फॉर श्योर पूछा गया है। ओके, तो इसके सीधे फॉर्मूले हैं, सीधा फॉर्मूला हम रट लेंगे। अब सिंस वो एजीपी है, तो जैसे एपी और जीपी के बीच में nth टर्म पूछा जाता है, एजीपी में भी पूछा जाएगा। उधर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी या फिर जीपी रहता है, इधर भी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी रहेगा। सब देखेंगे। ये क्लियर है?